हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ करण और मैं पिछले हाफ डिकेड से इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मेरा गोल है इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन को स्प्रेड करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली अवेयर करना। तो मेरे मिशन में जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस मैं इस चैनल पे देता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। तो आज मैं आपके सारे पॉइंट्स को कवर करूँगा। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ डाउट्स आप सभी के मन में आते होंगे। स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक मार्केट में आप इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। मार्केट डेफिनेशन क्या है स्टॉक मार्केट की? स्टॉक मार्केट एक प्लेस है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति आके किसी कंपनी के शेयर को बाय परचेज सेल कर सकता है। अब मेन कंपोनेंट्स क्या क्या है स्टॉक में? स्टॉक इक्विटी, किसी भी कंपनी का जो एक हिस्सा होता है उसे स्टॉक इक्विटी बोलते हैं। कमोडिटीज, डेरिवेटिव। कमोडिटीज फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑयल और मेटल, स्टील, गोल्ड, ये सारा कमोडिटीज आता है। डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ट्रेडिंग होता है जिसमें हम लॉट बाई करते हैं। और बात करें पार्टिसिपेंट्स की तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। हम और आपके जैसे इन्वेस्टर, उनको रिटेल इन्वेस्टर आते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि बैंक्स, बड़े बड़े फंड हाउसेस, म्यूचुअल फंड्स, प्लस इसमें ब्रोकर्स जिनके थ्रू हम ट्रेडिंग करते हैं, वो सारे इसी में ही आ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट फर्स्ट ऊपर में अपनी एक हिस्सेदारी ले सकते हैं। तो इसकी यहाँ जो बिजनेस रन कर रही है, उन्हें अपने बिजनेस रन करने के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। इसलिए स्टॉक मार्केट में कंपनियां अपने आप को लिस्ट करती है, प्लस जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकती है, अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर सकती है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, उसके लिए एक प्रोसेस है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ ब्रैकेट में। कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, कई सारे ब्रोकिंग अकाउंट होते हैं, वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। तो स्टॉक मार्केट में जब भी आप सुनते हो तो एक रिस्क फैक्टर जुड़ा रहता है, रिस्क भी रहता है। रिस्क रहता है इसमें, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों ही चीज़ें मिलेंगी स्टॉक मार्केट में आपको, क्योंकि इसमें हाई रिस्क भी है तो उसके साथ रिवॉर्ड रिवॉर्ड भी है, हाई रिवॉर्ड्स भी है। तो रिस्क का फैक्टर क्या होता है? वॉलेटिलिटी, कोई बैड न्यूज़ आ गई, कोई वॉर हो गया, तो इस सिचुएशन में मार्केट क्रैश कर जाते हैं। बट लॉन्गर रन में देखेंगे मार्केट ग्रो ही किया है, वो भी मैं आपको एक स्लाइड में, अगली स्लाइड में समझाता हूँ कैसे। प्लस अगर इसमें हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, अपने प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत अच्छा कोट है, सभी कभी भी सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अगर वो टोकरी गिरी तो सारा नुकसान हो जाएगा। तो उस चीज़ को हमें अलग अलग जगह पे अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, और स्टॉक मार्केट में उतना ही कैपिटल इन्वेस्ट करें जितना आपका खो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उतने कैपिटल करें जिसको आप बियर कर सकें। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव देखें तो स्टॉक मार्केट में आप लॉन्गर रन में हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहा है, वो मैं समझाता हूँ आपको आगे वाली स्लाइड्स पे। जो की टर्मिनोलॉजीज है स्टॉक में, स्टॉक ए शेयर ओनरशिप मिल जाती है आपको कंपनी, किसी भी कंपनी में जिसका आप शेयर बाई करते हैं। शेयर एक सिंगल यूनिट है, और इसके अलावा और जो एक डिविडेंड, फ्रेंड डिविडेंड्स कंपनी तब शेयर करती है जब वो कोई प्रॉफिट वगैरह करती है, तो उसमें, और प्लस पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो आपका वो अकाउंट है जिसमें कई सारे शेयर्स को आप होल्ड करके रखते हो फ्रेंड्स। तो अब कंपनियों को क्या ज़रूरत है, क्यों कंपनी अपने आप को लिस्ट करती है, अपने शेयर बेचती है? तो मेन पर्पस है कंपनियों को अपने आप को लिस्टिंग करने का, क्योंकि कंपनी को बिजनेस के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है,
उस पैसे से वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके, बड़ा कर सके। इस रीजन की वजह से वो अपने आप को ऑल्सो स्टॉक कंपनियों को ओनरशिप को इंटैक्ट रखता है। उसको इंटैक्ट रखने के बाद भी कंपनियां कंट्रोलिंग पोजीशन में रहती हैं। तो स्टॉक मार्केट्स हेल्प टू क्रिएट पर्सनल वेल्थ, लोगों को पैसे भी जनरेट करने में हेल्प करता है। इन्वेस्टमेंट, जो पैसा इन्वेस्ट होता है वो हमारी इकोनॉमी में लगता है, उससे हमारी इकोनॉमी ग्रो होती है और स्टेट और कंट्री में ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है स्टॉक मार्केट। और मार्केट में अब इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट का एक ओवरव्यू करते हैं। इसमें मार्केट रेगुलेटर्स है। तो मार्केट रेगुलेटर्स आ जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मार्केट रेगुलेटर्स है इसमें CDSL, सेबी, एक्सचेंजेस आ जाते हैं, जहाँ पे हम सेबी एक कमेटी है जो सारे चीज़ों को रेगुलेट करती है, सेबी। फिर डिपॉजिटरीज आ जाती है जहाँ पे हमारा सेव रहता है। इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं इसमें, ब्रोकर्स, RTA, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र एंड की इंटरमीडिएट्स आ जाते हैं। अब हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्या ज़रूरत है? इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस होता है आपका कोई सेविंग गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हो, फ्यूचर में कुछ परचेज करना चाहते हो, तो अपने पैसे को ऐसी जगह पार्क कर सकते हो, अपने कंपनियों को जिसकी आपको नॉलेज है, पता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर फ्यूचर रिटर्न्स जो आपको इन्फ्लेशन को बीट करें। वो आपका कुछ भी गोल हो सकता है जिससे आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट कब शुरू करनी चाहिए, क्यों शुरू करनी चाहिए, वो भी मैं आपको आगे वाली स्लाइड में बताता हूँ। तो अब ये अंडरस्टैंड, किसी भी शेयर का प्राइस चलता कैसे, सबसे मेन चीज़ है उसके पीछे रीज़न है सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से चलता है, मार्केट में क्या सेंटीमेंट चल रहे हैं, क्या लोगों को फियर, डर का माहौल है। और थर्ड जो आ जाता है इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी कैसे चल रहा है, इन्फ्लेमेशन, और प्लस अलग अलग रिपोर्ट, जॉब रिपोर्ट्स होता है, रेपो रेट्स जो कि डिफाइन करता है कि जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या रहेगा। इन सारे और भी कई सारे फैक्टर, ऑयल प्राइस के ऊपर भी इकोनॉमी डिपेंड करती है। तो ट्रेड करने के लिए आपको स्टॉक एक अकाउंट होना चाहिए ब्रोकर के पास, और ट्रेड लिमिट ऑर्डर के थ्रू भी कर सकते हो आप, मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हो। लिमिट ऑर्डर में आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पे, जैसे आपको 100 रुपये पे परचेज करना है तो ये लिमिट ऑर्डर है, आप इसकी लिमिट सेट कर दोगे। और मार्केट ऑर्डर मतलब किसी भी प्राइस में जो मार्केट में रेट चल रहा हो, जैसे 98, 99, 100, 101, 102, तो किसी भी प्राइस पे ये बाई हो जाएगा मार्केट ऑर्डर में। लिमिट ऑर्डर में जो आपने लिमिट लगाई है ये उसी में बाई होगा जो आपने लिमिट सेट की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। आई होप फ्रेंड्स आपको सब समझ आ रहा हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। रिस्क एंड रिवॉर्ड, क्या क्या इसमें एडेड है। रिस्क रिवॉर्ड की बात करें, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का पोटेंशियल है, और फिर इसमें आपको डिविडेंड्स भी मिलते हैं। जैसे कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी अपना प्रॉफिट भी शेयर करती है स्टॉक होल्डर्स के साथ। रिस्क भी है बट लॉन्ग टर्म में कम रिस्क होता है। डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो आप, सारा अपना पैसा किसी एक जगह ना लगा के अलग अलग शेयर्स में अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स चलिए बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के एसेट क्लास में हम सेविंग कर सकते हैं। मेजरली दो टाइप के एसेट क्लास होते हैं। फर्स्ट आता है आपका फिजिकल एसेट,
सेकंड आता है आपका फाइनेंशियल एसेट। फिजिकल में आपका आता है रियल एस्टेट, गोल्ड प्लस कमोडिटीज। तो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट में आपको एक अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस काफ़ी होते हैं। सेकंड, इसमें आपको मेंटेनेंस रहता है। फिजिकली आप छू सकते हो, देख सकते हो, बट इसमें मेंटेनेंस होता है, रिपेयर वर्क होता है। गोल्ड हाईली लिक्विड है, आप कभी भी इजीली इसे सेल कर सकते हो। रियल एस्टेट के कंपैरिजन में इसमें लिक्विडिटी ज़्यादा है। कमोडिटीज़ में भी लिक्विडिटी का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। आगे अब इसकी जगह हम बात करें फाइनेंशियल एसेट्स, तो इसमें फर्स्ट आ जाता है आपका एफडी, फिक्स डिपॉजिट। इसमें अभी आपको 5% to 8% का रिटर्न रहता है ईयरली। और उसके बाद आ जाता है आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड। इसे आप पीपीएफ भी बोलते हैं। ये भी पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंडर आता है। इसमें भी आपको समवेयर अराउंड 8 to 10%, 9-10% तक का रिटर्न मिल सकता है। उसके बाद आता है बॉन्ड्स। ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स हैं। बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड्स आ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फिर आता है स्टॉक मार्केट। ये भी एक आपका फाइनेंशियल एसेट है। ठीक है फ्रेंड, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। चलिए अभी मैं ये क्लीन कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में। आपको पता चल गया कंपनी आपको लिस्ट करती, काम कैसे करता है। हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर के पास स्टॉक मार्केट स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट जो चीज़ आती है प्राइमरीली, वो आपके पास होना चाहिए बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद आप ओपन करते हो डीमैट अकाउंट, जहाँ पे आप शेयर्स वगैरह परचेज करके रखते हो। बैंक अकाउंट से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो डीमैट अकाउंट में, और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर बाई करके सेव रहते हैं। तो इसके लिए प्लस आपको एक ब्रोकर भी चाहिए होता है, जिसके थ्रू आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो। आज के टाइम में काफ़ी सारे ब्रोकर्स हैं। जो लीडिंग ब्रोकर्स हैं, मैं उनका आपको नाम बता देता हूँ। ग्रो, अपस्टॉक, ज़ीरोधा, एंजल वन। ये फ्रेंड्स कोई भी पेड वीडियो या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये सारे मैं आपको एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कौन कौन से अवेलेबल ब्रोकर्स हैं जो इंडिया में लीडिंग है। और कोई भी डाउट्स या फ्रेंड कुछ भी आपके मन में सवाल है स्टॉक मार्केट या किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेके, तो प्लीज़ कमेंट में पूछिए, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगा। और मैं ऐसी कई सारी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ स्टॉक मार्केट की। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो फ्रेंड्स। अब बात करते हैं क्या क्या मेन कैसे वर्क करता है। अब आपने ब्रोकर पे अपना ऑर्डर पंच किया, वो ऑर्डर जाता है एनएससी
कॉमा BSE, जो भी जिस जगह आपने पंच किया है। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE है बॉम्बे एक्सचेंज। तो आई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नाम से ही आपको पता चल रहा हो ये बॉम्बे में है। ये बहुत ही पुराना एक्सचेंज है कंपेरेटिवली BSE की। BSE आपका 2004 में स्टार्ट हुआ है, और NSE आपका फर्स्ट BSE आपका फर्स्ट लार्जेस्ट है, जो 1875 से है। अब 2004 से NSE जो लेके आया है वो है इलेक्ट्रॉनिक शेयर। तो इससे पहले लोग BSE से और शेयर परचेज करते थे, वो फिजिकल फॉर्म में होते थे। और भी एक एक्सचेंज था कोलकाता एक्सचेंज, बिकॉज ऑफ सम स्कैम्स और इरेगुलरिटीज के चलते ये बंद हो गया। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज ये बंद हो गया फ्रेंड्स। अब इस सब को रेगुलेट करने के लिए आती है सेबी है जो इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करती है। प्लस जो ये BSE और NSE है, इसके बाद जो आपका डाटा होता है, जो आपने शेयर परचेज करते, वो CDSL में, और भी एक डिपॉजिटरी है NDSL, इनमें जाके सेव हो जाता है। ये आपके डाटा को मेंटेन करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको फ्रेंड्स समझ में आ गया हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं कुछ डाटा शेयर करता हूँ आपको मार्केट का। NSE BSE, आई होप फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा आपको NSE और BSE। तो थोड़ा और ब्रीफ में समझा देता हूँ मैं आपको। NSE में आता है निफ्टी 50, BSE में आता है फ्रेंड सेंसेक्स। इसमें इंडिया की टॉप 30 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। शेयर मार्केट में 5000 प्लस शेयर्स हैं, इससे भी ज़्यादा। तो आप एक सिंगल टाइम में इतने सारे शेयर्स को नहीं देख सकते। 5000 को, उसको देखने के लिए आप निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, इनमें इंडिया की टॉप 30 कंपनी है, और निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनी है। तो ये इंडेक्स बोलते हैं, इंडेक्स। तो इंडेक्स में आप देख सकते हो काफ़ी सारे लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है। इसमें बैंक निफ्टी में अराउंड 12 इंडिया के 12 टॉप बैंकिंग कंपनीज एड HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा। वैसे ही अब निफ्टी का एक बार मैं चार्ट दिखाता हूँ आपको, और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें टोटल जो कंपनियां हैं वो किस किस परसेंट में है। ये एक तरीके से आपके पूरे कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस, इंडिया के जो निफ्टी 50 का सेक्टर एलोकेशन है, फाइनेंशियल सर्विसेज को 34%, सबसे मेजर जो पार्ट है ये फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है। उसके बाद आता है ऑयल गैस एंड कंज्यूमेबल 12%, IT सेक्टर 12%, ऑटोमोबाइल 8% कंट्रीब्यूट करता है हमारे कंट्री में, कि ये GDP को भी रिफ्लेक्ट करता है। FMCG 7%, हेल्थ केयर 4%, मेटल एंड माइनिंग
4% अराउंड, कंस्ट्रक्शन 4%, टेलीकॉम जिसमें आपके जियो एयरटेल आइडिया आ जाता है, पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स लोग, कंज्यूमरेबल सेक्टर अराउंड 2.53 2.6%। और ये आपका लेटेस्ट डाटा है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल जिसमें स्टील वगैरह भी आ जाता है आपका, प्लस सीमेंट, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी इंडिया के जो मेजर सेक्टर्स हैं जो निफ्टी में अलॉटेड है, मेन कंपनी पोर्शंस। चलिए फ्रेंड्स, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट। अब हम आ गए निफ्टी 50 के चार्ट पे। तो ये देखिए 2002 से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का प्राइस था 2002 में आपका 1592। अब देखिए आगे चलते हैं हम, ये लीजिए 2000 में जनवरी तक। फिर जैसे ही हम 2004 पहुंचे 1500 से देखो रैली स्टार्ट हुई। इस टाइम पे एनएसई ने इंट्रोड्यूस कर दिया था इलेक्ट्रॉनिक, जो ट्रेडिंग वगैरह आप देखते हैं लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली लैपटॉप से बैठ के, वो यहाँ से स्टार्ट हुआ है 2004 से। उससे पहले लोग फिजिकल फॉर्म में ट्रेडिंग करते थे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जाके काफ़ी भीड़ भड़ाके में खड़े मार्केट में जाके ट्रेड करते थे। अब लोग डिजिटली ट्रेड करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया 2004 से। अब उसके बाद देखिए ठीक 2 साल के अंदर 2006 में ही ये ऑलमोस्ट डबल हो गया। इंडिया का जीडीपी ग्रो हो गया, कितना डबल के प्रोस्पेक्ट से। आप देखो 1500 से 3000। अब ये आया 2008 में, आप देखो 6000 से निफ्टी आ गया 2800, ऑलमोस्ट मोर देन 55% का फॉल आया। ये 2008 में लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था, उसके बाद ये इसमें कितना शार्प फॉल आया, ऑलमोस्ट मोर देन 50% का। उसके बाद ये 3000 से ग्रो करके 2006 से आप देखो 9 में बॉटम मार्केट ने बनाया, 8 में 9-10, 2 साल के अंदर ही मार्केट ऑलमोस्ट रिकवर कर गया उतना 55% और डबल पे पहुंच गया। उसके बाद ये देखो कोविड का फॉल, 2020 में कोविड का फॉल आया 12,500 से 400 से मार्केट पहुंचा 8,000, फॉल में 8,200। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट 40-45% का फॉल आया। उसके बाद रिकवर कर दिया मार्केट ने ऑलमोस्ट डबल। यहाँ देखो फ्रेंड्स 8,000 से मार्केट 16,000 मात्र 1 साल में पहुंच गया। 1 साल में डबल रिटर्न्स हुए। कोविड के बाद लोगों ने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स बनाए और करेंटली निफ्टी अराउंड अक्टूबर तक का डाटा 25,000 के अराउंड दिखा रहा है। ये फ्यूचर में और भी ग्रो होता रहेगा इस तरीके से। जो आपने जर्नी देखी निफ्टी की 25 साल की जर्नी, जैसे 1500 से 25,000 तक की। आप इसका ईयरली चार्ट भी देख सकते हो फ्रेंड्स। 2002 में निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है वो नेगेटिव रिटर्न दिया है। निफ्टी का रिटर्न्स नेगेटिव रहा है 2002 में, जैसे कि आप देख सकते हो 2001 में नेगेटिव रिटर्न रहा, 2002 में 3% का, और 2003 में 71% रिटर्न रहा, 2004 में 10%। यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग स्टार्ट हुए। अगले ईयर देखो आप, बढ़ता हुआ आपको दिखा। फिर ये अचानक से 51% 2008 लेमन ब्रदर क्राइसिस आया था। यूएस के बहुत बड़े बैंकक्रप्ट हो गए थे, उसके कारण आपको देखो 51% का फॉल मिला। फिर अगले ईयर फॉल के जस्ट नेक्स्ट ईयर 75% का रिटर्न, फिर 14%। फिर 2011 में क्राइसिस आया था। ये आपको क्राइसिस आया था दिसंबर से, नवंबर से स्टार्ट हुआ और जनवरी तक ये क्राइस चला आपका, आप देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद मार्केट ने 27% का रिटर्न दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट ईयर्स को देखते हैं। 2004 में मार्केट ने
सॉरी 2012 में आप देखो जनवरी मंथ टोटल 27% का रिटर्न दिया है, 2013 में 6%, 2004 में 31%, 2015 में नेगेटिव रिटर्न दिया है, 2016 में 3%, 17 में 28, 18 में 3, 12 और 14% रिटर्न दिया है। और ये नेगेटिव कोविड के मार्च वाले फॉल को एडजस्ट किया है। तो 23% का ड्रॉप था, वही नेक्स्ट मंथ ही रिकवर कर लिया मार्केट ने। ओवरऑल 14% का रिटर्न दिया है। देखो बहुत तेज रिकवरी आई है। एक मंथ ड्रॉप हुआ 23%, नेक्स्ट मंथ रिकवरी आ गई 14% की, और उसके एंड ईयर में भी बहुत अच्छा किया हुआ है। अब इसमें आप एक स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कब कब मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है, जुलाई में, अलग अलग टाइम पे। आई होप गाइस ये वीडियो आपको काफ़ी एजुकेशनल लगा हो, और मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सबके मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।